So what I am saying is that this what, how and where everyone is doing. But this who and why, this is a neglected area. ये जो आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ करके आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो यूपीएससी के? So after reading all this and thinking that you have read everything, आप बस यूपीएससी में से अगर 10 सवाल आते हैं ना साइक्लोन के, आप बस 2 सॉल्व कर पा रहे हो। और आप क्या करते हो कि सवाल चाहे जो भी आए, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नेमिंग ऑफ साइक्लोन, कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन और एनीथिंग, भाई मैं तो वही लिखूंगा जो मुझे आ रहा है। नाउ दीज 13 नेम्स, सपोज बांग्लादेश हैज गिवन 13 नेम्स, तो इन्होंने ये 13 नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपका काम इतने में नहीं होने वाला कि आपने बस बेसिक पढ़ लिया, कंडीशन क्या है साइक्लोन की फॉर्म करने की वो पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा। भैया वो सब पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन। सो जैसे ही मैंने साइक्लोन बोला, आपके माइंड में सीधे आता है कि साइक्लोन है क्या। तो सबसे पहला ये जो एक कॉमन डायग्राम है जो आप सब मिलकर बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे कैसे ये फॉर्म होता है, कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंड देन डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। बस इतनी सी बात है। एग्जाम से पहले हर बच्चा जाएगा और 10 मिनट या 15 मिनट देगा इस पूरे साइक्लोन की टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, एंड एट द एंड वो सोचेगा कि भाई मैंने तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस साइक्लोन, राइट। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी और एनीवेयर, then you are doing the conditions that are required for the formation of cyclone, and then third thing कि difference क्या होता है, right? पर क्या ये जो आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ करके आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो यूपीएससी के? So after reading all this and thinking that you have read everything, आप बस यूपीएससी में से अगर 10 सवाल आते हैं ना साइक्लोन के, आप बस 2 सॉल्व कर पा रहे हो। और आप क्या करते हो कि सवाल चाहे जो भी आए, if the question is asking about the naming of cyclone, कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन और एनीथिंग, भाई मैं तो वही लिखूंगा जो मुझे आ रहा है, राइट। सो आस्क मी एनीथिंग, आई विल राइट ओनली दीज थिंग्स, एंड हाउ मच यू आर स्कोरिंग? यू आर जस्ट गेटिंग 15 में से जस्ट 2 मार्क्स, राइट। तो आप क्या पढ़ रहे हो और आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। सो व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग, पहले मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन अब यूपीएससी क्या पूछ रहा है, एक बार इस पे भी नजर हम डाल लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो कुछ आए हैं 2014 में, 13 में, 2020, 2024 एंड अगेन 2024। सो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी कंटिन्यूअसली इन द मेंस पेपर एंड प्रीलिम्स में भी। अगर आप देखोगे हर साल कुछ ना कुछ साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक होते ही हैं, और साइक्लोन के बारे में पूरा पढ़ने के बाद भी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आखिर यूपीएससी पूछ क्या रहा है इसके बारे में एक बार देखते हैं। सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2014, इट इज आस्किंग अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। व्हाई? कारण क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो, हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, नाउ तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे, discuss the meaning of color coded weather warning for the cyclones, right? And then sea surface temperature and how does it affect the formation of tropical cyclones? Then finally, what is twister? Twister क्या है? तो इतना पढ़ने के बाद भी आप यूपीएससी के इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हो और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और क्वेश्चन चाहे जो भी आ रहा है, आप क्या लिख रहे हो? वही एक डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, यही एक डायग्राम आप बना रहे हो, एंड आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, आप वो सारी चीजें लिख कर आ रहे हो, और आपको मार्क्स कितना आ रहा है? बहुत बहुत कम, राइट। नाउ अब यूपीएससी क्या पूछ रहा है, एक बार हम उसको ध्यान से देखते हैं। तो यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट द कलर कोडिंग, जो हम डिराइव कर पा रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन से, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, देन साइक्लोन्स इन द क्लाइमेट चेंज, different names and the locations, and then finally the probable areas, जो कि पूरा का पूरा आपके करंट टॉपिक से रिलेटेड होता है। Now these are the micro themes, ठीक है। तो यूपीएससी के कुछ माइक्रो थीम्स हैं आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें से कि हर साल कुछ ना कुछ सवाल जरूर आ रहा है, और ये माइक्रो थीम्स ऐसे हैं जिसमें से कि लगातार बार बार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से कि सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, इस ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके वाटर मैनेजमेंट से, जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट से, क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट से। देन वी आल्सो हैव दिस साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडो, जिसमें से कि काफी सारे सवाल आए हैं। मैं आपको ये ग्राफ इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको मालूम चले कि आखिर ज्योग्राफी की क्या माइक्रो थीम्स हैं, और इन माइक्रो थीम्स को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो।
आप अगर इन माइक्रो थीम्स को छोड़ते हो, दैट इज इक्वल टू अ क्राइम, एंड देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू राइट एन आंसर, राइट? नाउ वंस यू हैव नोन व्हाट आर द डिफरेंट माइक्रो थीम्स इन द ज्योग्राफी, देन आप उस माइक्रो थीम को कहां पे एग्जैक्टली प्लेस करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, आज न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिया, कल करंट अफेयर में ये पढ़ लिया, पर वो माइक्रो थीम जो है वो आपके यूपीएससी सिलेबस से कहां पे एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर मैं पूरे यूपीएससी सिलेबस की बात करूं तो एक होता है जो यूपीएससी ने जो सिलेबस को मेंशन किया है, राइट? सो दैट इज अ मेजर थीम, वी कैन से कि ये यूपीएससी का सिलेबस है और ये टॉपिक्स मेंशन है। नाउ उस यूपीएससी के सिलेबस को आप कैसे माइक्रो थीम में डिवाइड कर सकते हो? नाउ फर्दर माइक्रो थीम को आप कैसे सब हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू प्लेस अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? नाउ ये यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है? आप इस यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे, इट्स क्वाइट वेग इन नेचर। यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया है, ठीक है? मैंने यहां पे उठाया है जियोफिजिकल फेनोमेना। ये कहीं और का नहीं है गाइस, ये यूपीएससी का GS1 का सिलेबस है और उसमें से जो टॉपिक मेंशन है वही सारे मेंशन है। अब इसमें से एक टॉपिक है जियोफिजिकल फेनोमेना, ठीक है? नाउ दिस जियोफिजिकल फेनोमेना, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप अगर यूपीएससी का देखेंगे, इट इज रिटन अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एंड एक्सेट्रा। सो व्हाट इज दिस डोमेन ऑफ एक्सेट्रा? इसमें क्या आ रहा है भाई? तो once you have known this is a geophysical phenomena, now if I see this entire thing, तो आपने यूपीएससी के मेन टॉपिक को इस मेजर थीम में रखा है एंड वहां पे आपने एक पर्टिकुलर माइक्रो थीम उठाया है, दैट इज जियोफिजिकल फेनोमेना। नाउ उस जियोफिजिकल फेनोमेना को आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? विद इन दिस जियोफिजिकल फेनोमेना यू विल हैव सम वेदर फेनोमेना, you will have some geomagnetic phenomena, you will have geological phenomena, and then you have comparative planetology, right? Now if you are reading a newspaper, आपने कोई भी न्यूज पढ़ी, आपको exactly मालूम है कि where you have to exactly place that news in this domain of UPSC syllabus. So for example, I was talking about cyclone. साइक्लोन के बारे में इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रीअकरिंग फिनोमेना है और बार बार होता है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर आप पार्ट देखेंगे तो साइक्लोन की वजह से हर साल डिजास्टर आता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ रीअकरिंग फिनोमेना, सो दैट इज व्हाई आई विल टेक एग्जांपल ऑफ साइक्लोन हियर फ्रॉम व्हिच यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट, वो पूछता आ रहा है, ठीक है? तो जैसे वेदर फिनोमेना की अगर मैं बात करूं, इट इज अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, हीट वेव्स। जियोमैग्नेटिक फेनोमेना में आपके आ जाएंगे अरोरास, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सारी बातें, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके आ जाएंगे जियोमैग्नेटिक फेनोमेना में। देन जियोलॉजिकल फेनोमेना, दोस फेनोमेना व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस व्हिच इंक्लूड्स प्लेट टेक्टोनिक्स। अब उससे कौन कौन से फेनोमेनाज हो रहे हैं, उसमें आ जाते हैं आपकी अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एरप्शंस। Now comparative planetology, again we are not just talking about within this earth, we have to talk about outside the earth, that is a space. तो वो भी एक पार्ट है जो कि आपके जियोफिजिकल फेनोमेना का ही पार्ट बन जाता है, in which we discuss about the origin and the evolution of earth. Now आपको लग रहा हो कि मैंने ऐसे कैसे डिवाइड किया है? These are divided on the basis of the micro themes from which UPSC has asked question continuously, thoroughly throughout the years, right? Now here I will be taking example of cyclone. साइक्लोन मैंने इसलिए भी सिलेक्ट किया है ताकि आप सब पढ़ते हो लेकिन उसके बाद भी आपको मालूम नहीं है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आखिर यूपीएससी क्या पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप ये अगर मेजर थीम की बात करेंगे, सो वी हैव दिस जियोफिजिकल फेनोमेना, विद इन दैट वी हैव अ माइक्रो थीम, दैट इज अ वेदर फेनोमेना, एंड फाइनली वी आर डिस्कसिंग अ वन पर्टिकुलर वेदर फेनोमेना व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ जियोफिजिकल फेनोमेना. What is that? That is a cyclone, right? Now, अब आप इस टॉपिक को कैसे कवर करोगे, ठीक है? I hope that you all know this approach, what, how, where and this approach. But exactly how to use this approach in geography, ताकि कोई भी सवाल आए आप उसको 360 डिग्री एंगल से कवर कर सको और आप उसको इजिली सॉल्व कर सको, ठीक है? पढ़ो कुछ और आए कुछ, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आप जो पढ़ रहे हो वही सवाल आए, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नाउ यू सी दिस व्हाट, हाउ, वेयर, हु एंड व्हाई।
So in this way, if you are covering a particular topic, definitely it is going to solve your problem. Now if you see what वाला जो mainly होता है, this is a very simple thing. आप उसको NCERT से भी कवर कर सकते हो कि डेफिनेशन क्या है, what is cyclone, ठीक है? So that you can be done from NCERTs. Now how is also easy. What are the conditions that are required for the formation of cyclones that you will read everywhere and that you prepare as well. What, how में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Again, where, कहां पे हो रहा है, इसके बारे में भी आपको मोटा मोटी पता होता है कि where exactly this phenomena is occurring. Now where the problem will come? The problem is coming here. Why, who and why, right? कौन responsible है? And if someone is responsible, then what they are doing, right? And then why we are studying the cyclone for UPSC, that becomes very important और वहीं से सवाल आ रहा है. So what I am saying is that this what, how and where everyone is doing. But this who and why, this is a neglected area. ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ weather phenomena की. Now within that weather phenomena, आपको ये देखना है, let's take example of a cyclone that I have taken. वो साइक्लोन कैसे कैसे कवर्ड हो रहा है, ठीक है? नाउ ये साइक्लोन है, साइक्लोन इज इंपॉर्टेंट. हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन आखिर मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन आखिर आपको फोरकास्टिंग कर रहा है, कौन आपको इसके बारे में बता रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ हियर इफ यू विल सी IMD इज रिस्पॉन्सिबल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट? नाउ इफ यू विल सी द न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, साइक्लोन आपने देखा. Now you will think, okay, cyclone is related to my basic topic and these are the conditions that are required for cyclone. But there you are not seeing कि वहीं उसी न्यूज़पेपर में एक कॉलम मेंशन है about the color coding which you are neglecting. ठीक है? तो आपको ये भी मालूम है that who is responsible, but what that organization is doing, that also becomes important. Not just for cyclone, for other types of weather phenomena as well, like heat waves. Heat waves की भी declaration कौन करता है? IMD उसमें भी क्या करता है कि आपको डिफरेंट कलर कोड बताता है, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर विच इज अ मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, ठीक है? सो वंस यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, सो अगेन दिस पार्ट इज बिलोंगिंग टू योर करंट अफेयर. सो इफ यू आर नॉट इन पार विद दिस करंट अफेयर, you will not be able to solve those questions. Again, sometimes it becomes difficult to understand those complex topics, which I will be taking examples right now. Don't worry for that. ठीक है? तो एक तो ये हो गया. देन व्हाई, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? नाउ यू विल सी दिस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कंटिन्यूअसली यू विल हियर दिस टॉपिक एवरीवेयर. हर जगह आप वही सुन रहे हो, है ना? तो साइक्लोन की इंटेंसिटी जो है वो और इंक्रीज होती है. व्हाई? बिकॉज इफ द सी सरफेस टेम्परेचर विल राइज, राइट? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस वाई एरिया गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी, इट गिव्स यू द प्रेडिक्शन दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड. Now I will be dealing with all these one by one. You just have to be with me. Now see guys. So this is the portion which I have taken from where? From this who. तो आप ये वाला पार्ट देखोगे, यहाँ पे करंट अफेयर का ये पार्ट था. 2020 में, 2021 में continuously in the newspaper they have mentioned about the color coding system of cyclones, which is the most overlooked or neglected area. ठीक है? तो we know that the cyclone कि जो जो कलर कोडिंग है वो 4 बेसिस पे होती है, विच इंक्लूड्स ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर. और हर एक कलर का एक मतलब होता है, ठीक है? तो जैसे कि आप देखोगे कि साइक्लोन अलर्टिंग अगर आपको करनी है, सो दिस इज अ येलो कलर. देन फाइनली साइक्लोन की वार्निंग आपको दी जा रही है, दैट विल बी ऑरेंज कलर. एंड देन फाइनली व्हेन यू हैव टू टेक एक्शन, दैट इज अ रेड कलर. एंड व्हाट इज ग्रीन कलर? एवरीथिंग इज फाइन, आपका वेदर फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये कौन करता है? ये कलर कोडिंग आपकी IMD करती है. अगेन, इफ सम टॉपिक which is recurrent, which is very popular, like cyclone, like heat wave, now you have to be curious about that topic कि क्या करंट में चल रहा है. वही चीजें आती हैं यूपीएससी में, ना कि बेसिक चीजें जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है? Now if you see this again, it is a very complex area, that is the नेमिंग ऑफ द साइक्लोन्स. कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, तो कई बार बच्चों को मालूम ही नहीं होता है. 2 बार यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछ दिया है और अभी भी अगर आप पूछोगे बच्चों से तो उनको नहीं मालूम है कि आखिर नेमिंग कैसे करते हैं. तो भाई आप पढ़ क्यों रहे हो जब आपको मालूम है कि यूपीएससी सवाल यहां से पूछ रहा है और आप फिर भी वो नहीं पढ़ रहे? देन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? नाउ अगेन गाइज, समटाइम्स accumulating those data becomes difficult. Sometimes
कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमें समझ नहीं आता, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस कि क्या होता है और कैसे होता है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप सबको मालूम होगा WMO के बारे में। नाउ WMO क्या करता है? दिस इज अ वर्ल्ड बेसिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस WMO हैज सम रीजनल जोन्स। तो उन्होंने कुछ रीजन्स को डिवाइड किया है। नाउ दीज रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 6 zones. Those are Africa, Asia, this part, South America, then North America, Central America and Caribbean, Southwest Pacific and Europe. So these are the 6 zones of WMO. Now within this each regional zones आपको क्या मिलेगा? This each and every regional zone जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये सारे regional zones में कुछ ना कुछ आपको मिलते हैं क्या? WMO centers, regional specialized meteorological centers, tropical cyclone warming centers, regional climate center and regional climate outlook forum. It means that in each and every zone आपके पास कुछ specialized centers हैं on the basis of the need. Say for example, if we are talking about India and if you are talking about this Arabian Sea and the Pacific Sea, the most prominent disaster is what? Cyclone in that area. Hence, definitely this region will have one particular center which are dedicated to ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस, राइट? तो इसी हिसाब से हर एरिया का कुछ ना कुछ अपना डिजास्टर होगा और उसके स्पेसिफिक यहाँ जो सेंटर्स मेंशन्ड है उसमें से कुछ सेंटर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। नाउ सिमिलरली इफ यू सी वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, दैट इज RSMCS. नाउ इन दिस RSMCS इफ यू सी हमारा वाला जो पार्ट है एशिया में, IMD plays a very important role. It is one of the main body which decides. ठीक है, IMD का बहुत मेजर रोल है। नेम सब सजेस्ट करेंगे साइक्लोन के बारे में, लेकिन फाइनली जो नेम आएगा वो आती है IMD की तरफ से, राइट? बट इट विल बी सजेस्टेड. इट इज the protocols are followed in deciding the names. I will tell you how the names are decided. Now again, आपको ये तो मालूम चल गया कि डिफरेंट जोन्स हैं. Again it becomes difficult because you see several names, several regional names. Again you don't have to be confused. You have to segregate. आपको segregate करके पढ़ने की आदत होनी चाहिए. Say for example, यहाँ पे अगर आप देखेंगे you have regional specialized meteorological centers, tropical cyclone warming center, regional climate center and regional climate outlook forum depending upon the specific needs of the region. Now here you will see another important organization that you will see in this case is WMO ESCAP. What is that? It is a collaboration between WMO and United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. So this ESCAP, why these are formed? These were formed for the regional level disasters. किसी भी तरह का डिजास्टर अगर रीजनल लेवल पे हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है. ठीक है, तो WMO और ESCAP की कोलैबोरेशन है, दिस वी नो. नाउ दिस WMO एंड ESCAP ये कहां पे फॉल करेगा? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट whom? We are talking about Asia, so it will fall in this region too, है ना? तो WMO ESCAP जो है, it was established, this WMO and ESCAP, they established this panel on tropical cyclones. Now this panel on tropical cyclone belongs to zone 2, which is what? Which is Asia. Now in this particular zone we have 13 countries. ठीक है, तो ये जो ESCAP particularly ये जो tropical cyclone वाली countries है, इसमें 13 countries हैं. ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ. We have 6 zones. Now within these 6 zones we have different centers according to the need of that particular location. Now अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की स्पेशली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, दैट इज ESCAP, in which some of the countries are there. Which are those countries? Those countries which are heavily, affected by a particular type of disaster. In this case, this ESCAP, they have formed one particular center, that is EMO ESCAP on tropical cyclone, which is again part of what? It is a part of Asia Regional Association 2 of WMO. ठीक है, और हमारे WMO ESCAP के पैनल में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला पैनल है, इसमें 13 कंट्रीज हैं गाइस. ठीक है, तो अब आप ये देखिए, वो जो 13 कंट्रीज हैं, those 13 countries are what? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर,
Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, UAE and Yemen. So these are the 13 countries which are mentioned in the WMO ESCAP tropical cyclone panel वाले पार्ट में. ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे, नेमिंग की बात कर रही हूं मैं कि नेमिंग आखिर कैसे होती है. Now you see these countries are arranged on the basis of the alphabetical order. ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे BIIM और ये सारा आपका मेंशन है. नाउ ये जो 13 कंट्री हैं, ये 13 नाम रिकमेंड करेंगे. दे विल रिकमेंड 13 नेम्स. नाउ दीज 13 नेम्स, सपोज बांग्लादेश हैज गिवन 13 नेम्स, तो इन्होंने ये 13 नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया. देन इंडिया ने ये 13 नेम ये यहाँ पे मेंशनड है. देन सिमिलरली यू हैव डिफरेंट कंट्रीज एंड दे हैव रिकमेंडेड 13 नेम्स, राइट. नाउ हाउ दे विल स्टार्ट नेमिंग, वो क्या करेंगे, बांग्लादेश का निसर्ग जो है वो पहले लेंगे. वंस इट इज ओवर देन दे विल कम टू गति, then Nivar, then Burevi, Tauqatif, and in this way they will cover this entire column. Once this entire column will be covered, then they will shift to this Bangladesh Biparjoy, right? And again this column will be completed, then this and then this. ठीक है, तो इस तरह से साइक्लोन्स की नेमिंग होती है. Now क्या वो कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं. नेमिंग को सजेस्ट करने के लिए they follow certain rules. What are those rules? आप जो नेम सजेस्ट कर रहे हो, that should be politically neutral, culturally neutral, religiously neutral, and that name should be short and easy to pronounce. That name should be gender neutral. That name should be not cruel and rude. वो बहुत harsh नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. Maximum it should have 8 letters. So these are some of the criteria on the basis of which they suggest a name. And once they have suggested or recommended the name, in this way they are naming it. तो ये एक कई बार आप पढ़ते होगे कि WMO ESCAP है, कई बार आप रीजनल सेंटर्स के बारे में पढ़ते होगे, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करो तो उसको सेग्रीगेट करके वहीं पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लो. एंड दीज टाइप्स ऑफ न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज साइक्लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया. सो आपका काम इतने में नहीं होने वाला कि आपने बस बेसिक पढ़ लिया, कंडीशन क्या है साइक्लोन की फॉर्म करने के लिए वो पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा. भैया वो सब पढ़ रहे हैं, आपको एडवांस लेवल पे पढ़ना होगा. और ये एडवांस लेवल भी कहीं बाहर से नहीं आ रहा है. दीज ऑल आर मेंशन्ड इन योर करंट अफेयर्स. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर न्यूज, एंड इन दिस वे यू हैव टू कवर द एंटायर न्यूज. नाउ इफ यू सी this topic, this is a diagram which is there in the NCERT, which I think every one of you, anytime if the question will be asked in tropical cyclone, भैया आप यही बना कर आओगे और कुछ आप नहीं बनाने वाले हो, है ना. बट क्या आपने इस डायग्राम को कभी भी ध्यान से देखा है? अगर आप इस डायग्राम को ही ध्यान से देख लिए होते तो ये जो क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, ये आपको टफ नहीं लग रहा होता. Now if you see, all of us we know that there's a low pressure over this eye area. लो प्रेशर होता है एंड देयर इज अ कन्वर्जेंस. नीचे से कन्वर्जेंस हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है. दिस एयर इज गोइंग अप एंड देयर इज अ डाइवर्जेंस इन द अपर लेवल. दिस ऑल ऑफ अस नो, है ना, कि लोअर कन्वर्जेंस एंड अपर डाइवर्जेंस. एवरीबॉडी नोस कि नीचे लो प्रेशर का सिस्टम जनरेट होगा, एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगी. यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग होगी, बहुत सारे क्लाउड्स बनेंगे और यहीं पे फिर बारिश होगी. पर क्या आपने कभी भी ध्यान से देखा इस पूरे डायग्राम को? सी दिस एरिया, दिस इज अ सबसाइडिंग वार्म एयर. ये आपका एनसीईआरटी है. दिस आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम एनीवेयर एल्स, राइट. सो हियर दिस पार्ट यू माइट हैव ओवरलुक्ड. सबसाइडिंग वार्म एयर, यहाँ पे डाइवर्जेंस तो हो रहा है बट यहाँ पे सबसाइड वार्म एयर सबसाइड भी कर रहे हैं. व्हाई? What is the reason? Now here you had to ask a question. Everybody knows this basic thing, but nobody will tell you about this subsiding warm air, which is mentioned in your NCERT. Now you have to be curious कि ये क्यों है. और यूपीएससी का अगर आप सवाल देखोगे, the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings, right? So ये वाला पोर्शन है, ये बोल रहा है कि इस वाले एरिया में टेम्परेचर जो है लेसर है, which is a wrong statement. Why it is a wrong statement? Because temperature in the eye area will be higher as compared to the surrounding area. Why? I will tell you the reason. यहां से जब condensation start होता है, air is expanding, it is also condensation. ठीक है? Evaporation हुआ, condensation भी start हुआ. In that process of condensation, latent heat will be released.
In the latent heat, if the latent heat will be released, what will happen? The heat will be added. तो ये जो सराउंडिंग वॉल एरिया है, यहां से कॉन्टिन्यूसली हीट जो है वो रिलीज हो रहा है ड्यू टू दिस लेटेंट हीट, बिकॉज द कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे सेंट्रल बहुत ही प्रोमिनेंट लो प्रेशर एरिया है. नाउ दिस इज सच अ लो प्रेशर एरिया दैट इफ द एयर इज डाइवर्जिंग, some of the air will also start descending. Some of the air will start descending. Why? Because this is a very prominent, low pressure area. बहुत ज्यादा low pressure area है, तो सारे air तो बाहर जा रहे हैं, पर कुछ air descend भी करेंगे because of this attraction. And at the same time, due to this wall area, this area will have a higher heat due to the latent heat, right? And hence, this eye area will have higher temperature as compared to the surrounding area. ठीक है. नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एयर डिसेंड करता है, जब एयर डिसेंड होता है, इट इज फोर्सिंग, द एयर मॉलिक्यूल्स आर फोर्सिंग ईच अदर. सो व्हेन इट इज डिसेंडिंग, इट इज पुशिंग द मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे को धक्का देते हुए, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं. नाउ व्हेन दे आर पुशिंग ईच अदर, इन दैट वे द हीट इज जनरेटेड. ठीक है. तो यहाँ पे जो एयर डिसेंड कर रहा है उससे हीट भी जनरेट हो रहा है, एंड बिकॉज द एयर इज डिसेंडिंग, दैट इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, एंड हेंस दिस आई एरिया इज अ काम एरिया. यहाँ पे कोई बादल नहीं बनेगा और कुछ भी वहां पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये एक काम एरिया है, बिकॉज एयर इज डिसेंडिंग एंड ऑल्सो इट इज अ वार्मर, राइट? नाउ दिस इज द थिंग दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट यू हैव टू गो इन एडवांस लेवल. आपको एक एक चीज देखनी है एनसीईआरटी की, आप ऊपर से देख के जा नहीं सकते हो, है ना, कि भाई हमने तो पढ़ लिया, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि मैं तो भाई कुछ भी आ जाए मैं लिख दूंगा. आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है कि क्या लिखा है, एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व such type of questions which you think that it is a very hard question or very tough question or a very complex question. आप उसको easily solve कर सकते हो. You have to have this type of sensitivity कि आपको कैसे उस टॉपिक को लेना है, कैसे देखना है. Now what could be the probable areas जहां से यूपीएससी पूछ सकता है? Now this is a why part. Why we are studying cyclones? What are the things that will come in cyclones? क्या क्या चीजें आएंगी और क्या यूपीएससी पूछ सकता है ना? तो वो एक एरिया है जो कि अनडिस्कवर्ड एरिया है, in which a prediction part will come. So you have to keep a very keen eye on the current affair news. Again, it becomes important that how you are reading a news. आप कैसे किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, कैसे उससे चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. Now, if you see this year, there was a very famous cyclone that was generated on the land. So that was a land-based depression which was generated in the Kutch area in the Gujarat. Now that becomes important कि साइक्लोन अभी तक हमने क्या सुना था कि पानी में रहता है, it is there in the sea, when the landfall is there and hence the cyclone starts becoming weak जब वो लैंड को अप्रोच करता है. बट ये भैया ये जो साइक्लोन है ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपकी लैंड पे, and this becomes important. So such type of news becomes very important for you to understand, to read about a particular phenomena which is very important for UPSC. Now, आपने सुना होगा डाना साइक्लोन के बारे में. I think most of you have heard about this डाना साइक्लोन of ओडिशा, right? Now, क्या आपको मालूम है कि ये जो डाना है ये 2 बार इस्तेमाल हुआ है? एक ही महीने में ये डाना 2 बार इस्तेमाल हुआ. एक तो डाना साइक्लोन था, that was a tropical cyclone. Now another डाना was स्पेन में कुछ फ्लड आ गया था, है ना, और उस पूरे सिस्टम को भी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने डाना ही बोला है. सो दैट वाज अ स्पेशल केस व्हिच ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरियन एरिया. कुछ पोर्शन ऑफ जेट स्ट्रीम, जो पोलर जेट स्ट्रीम्स होते हैं, वहां का कुछ कोल्ड एयर जो है आपके मेडिटेरियन एरिया में आता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वार्म एयर, सो दिस वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन. तो बहुत तेजी से बहुत सारे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएंगे. व्हाई? Because once this cold air is approaching the warm area, this will uplift suddenly the warm air, and once this upliftment will be done, there is so much of expansion going, adiabatic cooling going, and because of that adiabatic cooling, a lot of cumulonimbus cloud will be formed, which is a lightning plus a raining cloud. तो इस वजह से उस एरिया में बहुत बारिश हुई. 8 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई कि पूरे साल की बारिश आप वहां पे देख सकते हैं. Now this phenomena becomes again important, and the name was Dana itself, right? So you have to have such eye where you can segregate
a different weather phenomena. After segregating it, you have to see कि क्या special features आ रहे हैं वहां से. आपको curious होना है, ठीक है. आपको curious सारे news के लिए नहीं होना है, but those news which are prominent, which are part of micro themes, right? So initially I showed you some of the micro themes. So these are the micro themes which are very important, and you just cannot afford to ignore these micro themes. And you have to be curious about it. You have to see from which are the areas where UPSC is continuously asking. Then you have to know how to segregate that topic, and from where you can, allocate that news to a particular UPSC syllabus, and then how to cover it 360 degree. तो इस तरह से आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करनी है, कवर करनी है. आगे के वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए माइक्रो थीम के साथ. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मच मोर डिटेल एंड द एनालिसिस व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग एंड हाउ यू शुड अप्रोच अ पर्टिकुलर टॉपिक. थैंक यू सो मच.